पाकिस्तान सियासी तौर पर आज एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां बहुत सारे ऐसे मुतनाज़ा मामलात हमारे सामने आए कि जिनका अगर बेहतर हल निकाल लिया जाए तो आइंदा का सफ़र पाकिस्तान में सियासी मजबूती का बायस बनेगा। लेकिन अगर उसके अंदर खलफशार वाली कैफियत हो, क्यास हो और हम बेहतर तरीके से मामलात को संभालने में नाकाम रहते हैं तो फिर कमज़ोरी की जानब भी हम माइल हो सकते हैं। फर्दर कमज़ोरी, पहले ही हम पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा इंतशार का शिकार हैं कि शायद मुश्किल से ही मुतहम्मिल हो सकते हैं कि एक और नया फसाद हमारे सामने हो और उसको संभालते हुए हमारे अगले एक दहाई या दो दहाइयाँ उसके अंदर सर्फ हो जाए। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुजीबुर रहमान या 1971 के वाक़यात का तज़किरा आता है, तो 1971 के जब भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे, मुजीबुर रहमान कमीशन का भी उस तज़किरा किया गया। 1971 के वाक़यात जब भी देखेंगे तो उस वक्त बुनियादी तौर पर दो बड़ी तकसीम थी। एक तो जो जीती हुई पार्टी थी अवामी लीग, उसका मैंडेट तस्लीम करने से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी, और उस वक्त की जो तगड़ी इस्टेब्लिशमेंट थी याह्या खान और बाकी जर्नैलों की, उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो ये जर्नैलों की भी गलती थी और सियासी लोगों की भी गलती थी। और वो मद्दासराई के अंदर जो इधर गीत गा रहे थे, दूसरी तरफ फसाद फैला हुआ था और हालात काबू से बाहर हो रहे थे, यहाँ कुछ और ही बांसुरी बजाई जा रही थी। तो इस तरीके से पाकिस्तान को हम आगे नहीं चला सकते। आज हम ये तो नहीं कह सकते कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का मैंडेट किसी और के पास है, लेकिन 8 जो फरवरी के इंतखाबात के नताइज थे उसको बहरहाल तस्लीम कर लेना पाकिस्तान की बेहतरी का रास्ता होता, पाकिस्तान की मजबूती का रास्ता भी होता। 1971 में अवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान से 160 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत गई थी। बाद में अवामी लीग को कालअदम करार दे दिया गया और वो नशिस्तें जो थीं वो तकसीम कर दी गई जमात इस्लामी के अंदर, कन्वेंशन लीग के अंदर, क्यूम मुस्लिम लीग के अंदर और इसी तरीके से PDP के अंदर और इस तरह की और जमातों के अंदर। नतीजा के निज़ाम इस्लाम पार्टी थी, उसके अंदर निज़ाम इस्लाम पार्टी, जी बिल्कुल निज़ाम इस्लाम पार्टी थी, उसके अंदर भी तकसीम कर दिया गया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। अभी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिज़र्व सीट्स थी उनके साथ क्या किया? कुछ चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट को, कुछ चीज़ों के अंदर पीपल्स पार्टी और PMLN को भी देखना चाहिए था। बेशुमार चीज़ों में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगली उठती है, तो वो उंगली उठाएं आप, लेकिन पहले सियासी लोग अपनी गलतियों का इतराफ़ करें। ये 71 में भी ये गलतियाँ की गई थी। जो मुख्तलिफ वाक़यात छपते हैं उसके अंदर हम पढ़े जाके तारीख़ के अंदर, तो एक ग्रुप था पूरा जो उस वक्त भी कोई याह्या खान की मद्दासराई कर रहा था, कोई किसी और की मद्दासराई कर रहा था। ये सोच नहीं था कि दूसरी तरफ क्या सूरत हाल हो चुकी है और हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। फिर मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है उसके ऊपर अमल ना होना, ये एक बज़ाते ख़ुद एक अलमिया है, क्योंकि उसके बाद भी जितने वाक़यात हुए और जितनी कमीशन की रिपोर्ट आई, आप ये पूछें कि उसका बना क्या? वो जो कमीशन बनाए जाते हैं, एबटाबाद कमीशन बना, मेमो गेट बना, फलाना बना, उनका नतीजा कुछ निकला बाद में? नतीजा उसका नहीं निकल पाता। यही सबसे बड़ी खामी है। कुछ जगह के ऊपर कुछ लोगों की कमज़ोरी होगी, उस कमज़ोरी को आइडेंटिफाई करना, उसको दुरुस्त करना, उसकी इस्लाह करना ज़रूरी है। या उसके ऊपर मिट्टी डाल के वही लोग जो एक जगह के ऊपर 1971 के अंदर जिनके ऊपर इल्ज़ाम था, जिनको मुल्ज़म ठहराया जा रहा था, बाद में वो ख़ुद भी और उनकी औलादें भी वो पाकिस्तान में जमहूरियत के बड़े अलमबरदार बने। लेकिन जमहूरियत के अलमबरदार आप कैसे बन सकते हैं जब आपकी वजह से पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो सके? तो कुछ लोगों की निशानदेही कर लेनी चाहिए थी। वो पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो इल्ज़ाम जाता है ना, वो कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ इंडिविजुअल्स की मिस्टेक थी, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। बुनियादी असूल यही था। तो आज भी शायद हमारे सामने ऐसा ही इम्तहान है, जुडिशरी के लिए भी, सियासी लोगों के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। इसके ऊपर कुछ बयानात भी सामने आए। राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट है और राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी मानी खेज़ बात की। एक तो वो डायलॉग की बात करते हैं बार बार, जो उनका एक अच्छा तरीकाकार है। वो कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए और PTI वाले जो है वो अपनी एक जगह पे उनकी सुई फंसी हुई है, वो सुई को आगे हिला लें तो उनके लिए भी बेहतर है। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात ही नहीं होगी। भाई बात तो इन्हीं से करनी पड़ेगी ना, बात करें और सियासी लोग हैं आगे के लिए रास्ता निकालें। लेकिन अगला जुमला उन्होंने और भी ज़्यादा, राना साहब ने जो है ना जुमानी बोला, उन्होंने कहा कि दुआ करता हूँ कि मुजीबुर रहमान वाला अंजाम जो है वो इमरान खान का ना। सुनिए क्या कह रहे हैं। तो कोई इनकार जो है वो कर नहीं सकता, लेकिन बानी PTI जब से उनको रिकग्निशन मिली है वो इसी बात पे डटे हुए हैं कि ना मैं किसी से बात करूंगा, ना मैं किसी को छोड़ूंगा, ना किसी के साथ डायलॉग करूंगा। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। वो जो कौम को कह रहे हैं या जो वो कौम के साथ करना चाहते हैं कि ये बंदा जो है इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनसे भी ये सवाल किया गया, डायलॉग वाला भी, आर्मी चीफ से क्या उन्होंने बात की, क्योंकि उनकी मुलाकातें थीं SIFC के इजलास के दौरान भी। तो उनके जवाबात भी सुन लें, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। से कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है। या किसी तरीके से भी इमरान खान की कोई बात हुई है सर? उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है। मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और
और लोग भी हों वहाँ पर। तो अब मैं सूबे का जो वज़ीर आला इमरान खान ने मुझे बनाया है, तो मैं उन पोजीशन के साथ बैठ के वो सूबे के जो मसाइल हैं जो हल कर रहे हैं उसके ऊपर एक बैठ के बातचीत जो कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि आपका हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं है, मुल्क के इदारे हमारी मजबूती के लिए हैं और जितने भी मजबूत होंगे पाकिस्तान का फायदा है। नहीं हमारे सिस्टम से जंग है, हमारी शख्सियत से किसी इकदाम से इख्तलाफ हो सकता है। हमने जो आगे बढ़ना है और मसाइल के हल निकालने हैं वो मिल बैठ के होंगे। अली अमीन प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच आम तौर पर इस वक्त पीटीआई वालों को, ख़ास तौर पर इमरान खान के अगर करीब रहना हो तो वहाँ पर ज़्यादा वारे नहीं खाती, क्योंकि फ़ौरन अगला इल्ज़ाम ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गया। तो अली अमीन ने एक रियलिस्टिक अप्रोच की बात की है। बीइंग ए चीफ मिनिस्टर उसको ऐसी बात करनी चाहिए, इससे हट के कुछ कहना नहीं चाहिए। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शोर बुखारी साहब हैं और वलीद इकबाल साहब हैं, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अज़मा, पहले आपसे पूछ लूँ, 1971 क्या आज के वाक़यात में और 1971 में मुमासलत है या नहीं है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, पहले तो बात यह है कि बहुत कन्वीनियंटली 1971 का जिक्र होता है, बहुत खुशी खुशी उस पर बात हो रही है। मुझे तकलीफ़ होती है 1971 की बात करते हुए, क्योंकि 1971 में क्या हुआ था, मेरा मुल्क 2 लख्त हो गया था। और ये जिस बात को एक इशू बनाकर जिसके ऊपर खेलने की पीटीआई कोशिश कर रही है, आपको याद होना चाहिए कि कल तक जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को शेख मुजीब कहते थे, इमरान खान साहब को, और आज उनकी पूरी पार्टी जो है वो शेख मुजीब साहब के गुन गा रही है। क्या 1971 एक दिन में हो गया था? मलिक साहब, आप मुझसे ज़्यादा हिस्ट्री के जो है वो जानने वाले हैं। एक दिन में 1971 नहीं हुआ था। और क्या वो सिर्फ इलेक्शन की बात थी जिसके ऊपर 1971 हुआ था? जवाब है नहीं। उसके बाद सवाल यह है कि क्या उसके अंदर इंडिया का और हिंदुस्तान का या उसकी रॉ का कोई रोल था? जिसका जवाब है हाँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आज जो लोग पीटीआई के लोग इमरान खान को शेख मुजीब बना रहे हैं, उसके लिए इलेक्शन पूरी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कैंपेन हो रही है, बिल्कुल मुआवजे हो रहे हैं, फिर मैं उसको क्या कहूँ? ये क्या बनना चाहते हैं? ये करना क्या चाहते हैं? शेख मुजीब के होता था कि पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था। शेख मुजीब के होते हुए ये हुआ कि अलहदगी की जो है तहरीक चली। क्या ये इस मुल्क के अंदर अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं? क्या ये इस मुल्क के 2 टुकड़े करना चाहते हैं? सो मेरी समझ से बाहर है कि एक्चुअली ये चाहते क्या है। इस मुल्क में और कितना फसाद चाहिए, इस मुल्क में और कितनी तबाही चाहिए, इस मुल्क में और कितनी साजिशें चाहिए? ये बस क्यों नहीं कर देते? इस मुल्क पे, मुल्क के हाल पे, मुल्क के अवाम के ऊपर रहम क्यों नहीं खा लेते? दूसरी बात यह है कि ये जो सारी कैंपेन ये आज से नहीं हो रही, इलेक्शन के पहले से ही इन्होंने 1971 की बातें करके, एक मुझे याद है, मुझे आपके प्रोग्राम में भी मैंने जो है वो कई दफ़ा इलेक्शन से पहले भी जिक्र किया कि ये बार बार 71 का जिक्र क्यों करना चाहते हैं, प्लान क्या है, प्रोग्राम क्या है। और अब वो जो है वो खुल के नज़र आ रहा जाता कि हमीदुर रहमान कमीशन की बात है। अब मैं क्या कहूँ, हमीदुर रहमान कमीशन की जितने भी लोग जिनके ऊपर वो रिपोर्ट आई, जिनके बारे में जिक्र होता है, उनकी सबकी औलादें इस वक्त इनकलाब लाई हुई हैं पाकिस्तान में, वो पार्टी चला रही हैं तहरीक इंसाफ की। तो ये तो फैक्ट है ना। और ये अब जो नए नए इनकलाबी हुए हैं, इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ जो 9 मई हुआ, जिसके अंदर पूरी तरह वो भी 71 की एक पूरी मतलब कॉपी करने की कोशिश थी। और क्या था? आपने किसको कहा कि वो 1971 हमीदुर रहमान कमीशन की औलादें पीटीआई चला रही? आपने किसको कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन में जिनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म था उनकी औलादें पीटीआई चला रही हैं? वो कौन है? देखिए, एक तो जनरल उमर साहब जो है वो उनका जिक्र है गालिबन, जनरल अयूब साहब का भी जिक्र होता है। हमीदुर रहमान कमीशन को जो है वो उसके अंदर बाकी आप वो कर देते हैं। अयूब खान साहब ने शुरू किया था, इसकी सारी इब्तिदा वहाँ से हुई थी। और बहुत सारे नाम हैं, मतलब हुमायूं अख्तर साहब के वालिद साहब का नाम है, मतलब बहुत सारे नाम हैं। अब मैं उसके ऊपर, मैं उनके ऊपर, मेरे लिए काबिल एहतराम है, दुनिया में नहीं है, मैं अख्तर अब्दुल रहमान उस वक्त किसी ऐसी पोजीशन में थे, ये मेरे लिए न्यूज़ है। जनरल गुलाम उमर का नाम है, जनरल गुलाम उमर जनरल याहिया खान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, और असद उमर साहब पीटीआई का एक सही पोस्टर बॉय के तौर पर वो उसको पेश करते रहे। ये सही आपने कहा, लेकिन अख्तर अब्दुल रहमान का 71 में क्या रोल था? मुझे नहीं इल्म में ऐसी कोई चीज़। नहीं, देखिए, गुजारिश ये है कि मैं एक कलेक्टिव बात कर रही हूँ। ये इस बात के ऊपर बात रोक देना मकसद नहीं है, बात आगे चलनी चाहिए। मैं कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर आपने 9 मई के अंदर भी एक कोशिश की थी, अगर वो कामयाब हो जाती तो इनकलाब होता। इसी टॉपिक को पहले वलीद इकबाल साहब से भी पूछ लें। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मलिक साहब, एक बात पूरी कर लूं, अगर आपको पॉइंट सिर्फ 2 सेंटेंसेस में पूरा कर लूं। करने दें जी, करने दें पूरा उनको, ऐसी बात। मैं सिर्फ 2 सेंटेंसेस में सिर्फ बात पूरी कर लूं। वो ये है कि ये इस सारा कुछ करने के बाद अभी भी
ना 9 मई के ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, ना उसके ऊपर किसी को पशमानी है, ना कोई उसके ऊपर शर्मिंदगी का इजहार करता है, ना उसका जो है वो ओनस लेने के लिए तैयार है। बातें आगे तब बढ़ती हैं मलिक साहब जब अगर आपसे वाकई गलती हुई थी, अगर वो प्लान नहीं था, अगर वो गलती थी, अगर एक जो है वो आपने मासूमियत में और बहुत मजलूमियत में आपने ये कर लिया, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा जा सकता है ना। एक तरफ आप बाकायदा तौर पर कहते हैं हाँ मेरे लोग यही करते हैं, मुझे आप अरेस्ट करेंगे दोबारा यही होगा, आपने पूरा प्लानिंग की। अब तो वो चीज़ें भी सामने हैं कि जब वो चीफ के उस वक्त के जो है वो बंदयाल साहब के हक में रैली निकालने की बात की और बाकायदा वो रूट दिखाया गया जो GHQ को जाता था, जिसके ऊपर 9 मई पे पूरा इंप्लीमेंट हुआ। कौन कौन सी चीज़ें बस कर दें, मेरी गुजारिश है इस मुल्क पर वली साहब से पूछें, वली दोबारा ट्रैक पे आने लगा है। 1971 और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का PTI ने दोबारा तज़किरा करना शुरू किया है, कैसे आप इसको जोड़ते हैं आज के वाक़यात के साथ? देखें जी, 1971 अज़मा बुखारी साहिबा के साथ मैं इस हद तक तो इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म का सिचुएशन थी, लेकिन जो उसका बड़ा ही अफसोसनाक नतीजा हुआ कि जिससे मुल्क दो लख्त हुआ, उसमें तो, और उन्होंने कहा महज इलेक्शन नहीं था, उसमें तो सबसे जो उसमें हाल ही में जो चीज़ हुई थी वो इलेक्शन ही था, और एक मैंडेट की नफ़ी का जो है एक सिलसिला शुरू हो गया था उस वक्त की जो है जो लोग बरसरे इक़्तिदार थे, और किस इदारे के पास कंट्रोल था पाकिस्तान की हर चीज़ का वो आप सबको पता है। बदकिस्मती से अगर हम इस तरह से देखने बैठ जाएं तो हमारे किसी भी इदारे का जो माजी है वो सुनहरे हरूफ में नहीं लिखा जा सकता। हर एक से गलतियां हुई हैं, हर एक ने अपने अपने तरीके से कोई ना कोई जो है जो मैं समझता हूँ कि सबसे अव्वलीन ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं। हम एक जमहूरी अमल के ज़रिए पाकिस्तान वजूद में आया, एक जमहूरी और आइनी तरीके और जद्दोजहद से हमें आज़ादी मिली और हमें एक अपना मुल्क मिला, और उसका आगे सिलसिला और उसका निज़ाम उन्हीं असूलों पर अगर चलता तो नताइज कुछ और होते बदकिस्मती से। और अगर मुजीबुर रहमान साहब का जिक्र आता है, मुजीबुर रहमान जो थे उन्होंने अलहदगी की कोई तहरीक नहीं चलाई थी, खुद मुख्तारी या ऑटोनमी मांग रहे थे वो, और उनके अगर 6 नुकात को पढ़ा जाए कभी तो उसमें छोटे मोटे रद्दबदल करके देख लें तो वो इन्हीं की पार्टी जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं और PPP ने जो 2010 में 18वीं तरमीम मंजूर की, उसमें जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स हुई वो उससे मिलता जुलता ही एक कुछ मांग रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैंने भी तारीख को पढ़ा है। और यस, फिर उसके बाद रियासती जबर जो है वो शुरू हुआ, तो रियासती जबर की हद तक तो बहुत जो है सिमिलैरिटीज़ जो है वो पाई जाती हैं उस वक्त की और इस वक्त की। हमूदुर रहमान कमीशन, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी अब जो है मेरे ख्याल में देखें, मुझे उम्मीद है कि इसमें भी अज़मा बुखारी साहबा मुझसे इत्तफ़ाक़ करेंगी कि हम हमेशा जब भी कोई मुल्क के साथ सानिया होता है या कोई ऐसी वाक़या पेश आता है कि जिसको नहीं पेश आना चाहिए था, तो उसका मलबा सारा जो है वो सियासतदानों पे और सियासी जो है क्लास, पॉलिटिकल क्लास पे डाला जाता है, जो कि मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल क्लास में कायद आज़म और अल्लामा इकबाल भी थे जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, जिन्होंने इस मुल्क का ख्वाब देखा, जिन्होंने इसको पाया तक। वली साहब, लेकिन अज़मा ने जनरल गुलाम उमर का नाम लिया, तो फिर जनरल गुलाम उमर से शुरू करें, बाकी लोगों को भी साथ शामिल करें। हाँ जी, एक न्याजी को भी साथ शामिल करें। बिल्कुल जी, उसमें जनरल यकूब के अलावा और शायद उस वक्त के प्रोबेबली एयर चीफ या एक और थे जिन्होंने एक पोजीशन लेकर रिजाइन किया था, तो बाकी जिन लोगों की निशानदेही की गई थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो फिर बिस्मिल्लाह करें ना, आप बिस्मिल्लाह करें, जनरल गुलाम उमर का मुतालबा आप ही कर दें। जी, मैं समझता हूँ कि जो जिनके बारे में भी जिन को विलन कहा गया है उसके अंदर, और जी आपने ठीक फरमाया, नाम बहुत से हैं उसमें, 2-1 नाम नहीं हैं जिन्होंने स्टैंड लिया, बट जनरल याह्या खान से बात शुरू होती है क्योंकि वो द बक स्टॉप्ड एट हिम, क्योंकि वो सरबराह मुमलिकत थे उस वक्त। और फिर जनरल न्याजी जिन्होंने सरेंडर को साइन किया, जनरल राव फरमान अली और बहुत से। और बाय द वे ये जब फॉल ऑफ ढाका हुआ तो जनरल अयूब खान को तो अपना इक़्तिदार से हटे हुए 4 साल तकरीबन जो थे वो गुजर चुके हुए थे, 4 नहीं मेरे ख्याल। लेकिन ये जो 71 वाली सर जी नहीं, लेकिन आप उसको जस्टिफाई ना करें कि जनरल अयूब जा चुके थे, जो कुछ हालात बने थे वो 10 सालों का तोहफा था। आप मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करूंगा जी, मैं इससे एग्री करूंगा जी, बिल्कुल 10 सालों का तोहफा था। लेकिन फिर इसको किसी भी स्टेज पर उन 10 सालों के अंदर दुरुस्त किया जा सकता था।
वो बतदरीज जो है वो पॉलिसी और सख्त होती गई और उसमें और ज़्यादा जो है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी आती गई। और उसके बाद ये भी कह देना कि जी वो एक पॉलिटिकल डिफीट थी, एक मिलिट्री डिफीट नहीं थी, ये एक मजाक है, ये भी बातें पिछले 2-3 साल में हुई हैं। ऐसा नहीं था, अब जो भी हुआ सबके सामने था। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जी इस वक्त की सिमिलैरिटी और उस वक्त की सिमिलैरिटी यही है।